ड्यू टू द बैड वेदर। अजय जी गुड मॉर्निंग, आशीमा जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग योगिता जी। प्लीज एक बार बताइएगा क्वालिटी कैसी है वीडियो की, क्या ये दिखाई दे रहा है और क्या हम शुरू कर सकते हैं। ऑलरेडी 5 मिनट हमारा लॉस हो चुका है। जब तक आप परमिशन नहीं देंगे टिल देन आई एम नॉट स्टार्ट द लेक्चर। थैंक यू मैम, थैंक यू स्पीकर जी, थैंक यू आर सो एक्टिव। गुड मॉर्निंग सोनिया जी। फोर्टी परसेंट आर ऑनलाइन राइट नाउ। 14 लोग आ चुके हैं और मेरे ख्याल से कल से कुछ अच्छी क्लासेस हमारी रहेगी। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, चलिए मैम असीमा जी गुड मॉर्निंग, वी विल स्टार्ट राइट नाउ। और आज शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंटरटेन करवा देता हूं और मैं थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूं कि कल हमने थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। आज एक क्विक व्यू हम लेके चलते हैं आपका कल की जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ साथ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। छोटा सा वीडियो मेरे पास है, प्लीज लिसन इट केयरफुली। अबेकस जिसे काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं, यह लगभग 500 बीसी में इन्वेंट किया गया था। यह एक सिंपल टूल था जिससे कि सिंपल सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते थे। आज भी इसका उपयोग बच्चों को अरिथमेटिक पढ़ाने में किया जाता है। लगभग 17वीं सेंचुरी तक ये एक मशीन थी जो फास्टेस्ट कैलकुलेशन कर सकती थी। ब्लेस पास्कल जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे और उनके फादर जो एक टैक्स ऑफिसर थे, तो अपने फादर की कैलकुलेशन में हेल्प करने के लिए 1642 में मात्र 18 साल की उम्र में उन्होंने एक कैलकुलेटर बनाया जिसे पास्कलिन कहा गया। यह कैलकुलेटर गियर बेस्ड था जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। पास्कल के कैलकुलेटर को इंप्रूव करते हुए 1671 में जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज ने कैलकुलेटर बनाया जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट कर सकता था। लगभग अगले 300 सालों तक इसी कैलकुलेटर का प्रयोग किया गया। साथ ही लेबनिज ने हमें बाइनरी कोड के बारे में बताया कि हम किसी भी नंबर को केवल 2 डिजिट 0 और 1 के रिपीटिशन द्वारा डिनोट कर सकते हैं। अभी तक की जो मशीनें थी वो केवल कैलकुलेशन के लिए थी, यानी कि कैलकुलेटर्स थे। रियल कंप्यूटर्स की शुरुआत होती है चार्ल्स बेबेज से, जिनकी कंप्यूटर की सोच कुछ आज के कंप्यूटर के जैसे थी, जिन्होंने कंप्यूटर को एक सही डायरेक्शन दी, इसलिए उन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। चार्ल्स बेबेज अपने कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन को पूरा नहीं बना पाए क्योंकि गवर्नमेंट ने उन्हें फंडिंग करना बंद कर दिया था। मैथमेटिशियन ऑगस्टा एडर ने बेबेज की मशीन को प्रोग्रामेबल बनाने के बारे में अपनी एक नोटबुक में लिखा था, इसलिए उन्हें वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की। बेबेज के कंसेप्ट को यूज करके मैथमेटिशियन हॉवर्ड एकन द्वारा 1944 में पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया, जिसे आईबीएम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर ASCC या मार्क 1 के नाम से जाना जाता है। यह कंप्यूटर बहुत बड़ा था, इसकी लंबाई करीब 15 मीटर और वजन करीब 5 टन था। इस कंप्यूटर का प्रयोग वर्ल्ड वॉर 2 के समय किया गया था। जॉन वॉन न्यूमैन ने सबसे पहले इस कंप्यूटर पर प्रोग्राम रन किया था। 1946 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के साइंटिस्ट जॉन मॉकली और रिकर्ट ने पहला सक्सेसफुल डिजिटल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था ENIAC, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर।
यह मशीन वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड थी, जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। यह कंप्यूटर आज के लैपटॉप से करीब 2000 गुना इलेक्ट्रिसिटी यूज करता था। इसकी लंबाई करीब 24 मीटर थी और वजन करीब 30 टन था। मॉकली और रिकर्ट ने हंगेरियन मैथमेटिशियन जॉन वॉन न्यूमैन के कंप्यूटर वर्क को यूज करके 1951 में यूनिवर्सल ऑटोमेटिक 1 यानी यूनिवैक 1 कंप्यूटर बनाया। यह पहला कमर्शियल कंप्यूटर था जो बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा खरीदा गया, जैसे यूएस सेंसस ब्यूरो ने पॉपुलेशन काउंट करने के लिए इसी कंप्यूटर का यूज किया था। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की। अभी तक की सभी कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे, जिससे कि बहुत सी प्रॉब्लम जैसे हीटिंग प्रॉब्लम, साथ ही कंप्यूटर बहुत बड़े और भारी हो जा रहे थे। आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिला? इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन तब मिला जब बेल टेलीफोन लैब्स के 3 फिजिसिस्ट जॉन बार्डी, वॉल्टर ब्रेटन और विलियम स्टॉकली अमेरिकन टेलीफोन सिस्टम के लिए एक एम्पलीफायर बनाना चाहते थे, जो टेलीफोन सिग्नल्स को ज्यादा दूरी तक ले जा सके, जिसके लिए उन्होंने सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करके ट्रांजिस्टर बनाया। वैक्यूम ट्यूब के जैसे ही ट्रांजिस्टर को भी स्विच और एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग किया जा सकता था। साथ ही ट्रांजिस्टर साइज में बहुत छोटे और बहुत ही कम एनर्जी यूज करते थे, यानी ट्रांजिस्टर वो चीज थी जो कंप्यूटर को पूरी तरह से चेंज करने वाली थी। और इसलिए फिजिसिस्ट जॉन वॉल्टर और विलियम को 1956 में वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइंस प्राइज यानी नोबेल प्राइज मिला। अब कंप्यूटर छोटे, हल्के और तेज हो गए थे और इनकी परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले बहुत ही तेज थी, और साथ ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोटोन और कोबल का यूज स्टार्ट हो गया था। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की शुरुआत होती है 1964 में टीएस किल्बी द्वारा, जिन्होंने सभी ट्रांजिस्टर्स को एक सिंगल सेमीकंडक्टर चिप में डालने का कंसेप्ट दिया और इसे इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी कहा गया, जिससे कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया और साथ ही कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज होगी। अब पंच कार्ड और प्रिंट आउट की जगह कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की। अब कंप्यूटर कुछ ऐसे ही दिखने लग गए थे जैसे कि हम आजकल देखते हैं, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा था, यानी हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट्स को केवल एक सिंगल चिप में बनाया जाने लगा। इसी समय इंटेल ने अपना फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 बनाया, जो 1940s में पूरे एक रूम की जगह लेता था। वो अब आसानी से आपके हाथ की हथेली में आ सकता था। तभी 1973 में मोटोरोला के 2 साइंटिस्ट जॉन एफ मिचेल और माइकल कूपर ने फर्स्ट मोबाइल फोन बनाया, जिसका वजन करीब 2 किलो था। अब कंप्यूटर का निर्माण पर्सनल यूज के लिए भी किया जाने लगा। 1981 में फर्स्ट IBM बनाया गया, जिसे घर में इस्तेमाल कर सकते थे। इसकी मेमोरी मात्र 256 KB थी। और फिर 1986 में एप्पल कंपनी द्वारा मैकिंटोश पीसी लॉन्च किया गया। अब माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल कंप्यूटर के साथ साथ डेली यूज में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी किया जाने लगा। इसी बीच माउस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस का भी यूज किया जाने लगा। लेकिन इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में क्रांति तब आई जब टिम बर्नर्स-ली ने सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का कंसेप्ट दिया और 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट का आविष्कार किया। अब वो वक्त आ गया था जब इंटरनेट और कंप्यूटर्स की दुनिया में फास्टेस्ट प्रोग्रेस होने लग गई। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आने लगे, जैसे स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, वो भी कम प्राइस पर। इंटरनेट पर गूगल सर्च, फेसबुक, यूट्यूब जैसी वेबसाइट आ गई और एप्पल ने अपना पहला आईफोन 2007 में लॉन्च कर दिया और गूगल ने एंड्रॉइड ओएस का फर्स्ट वर्जन 2008 में रिलीज कर दिया था। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। पिछले 10 सालों में हम कहां पहुंच गए, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। फर्स्ट आईफोन जो 2007 में लॉन्च हुआ था, उसकी कीमत करीब 30,000 रुपए थी और जिसमें केवल 128 MB की रैम थी। अब कंप्यूटर का नया दौर आ गया है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी कंप्यूटर ह्यूमंस के जैसे काम करने लगे हैं, जैसे रोबोट्स, सॉफ्टवेयर जो कि ह्यूमन की तरह काम कर सकते हैं और सोच सकते हैं। जैसे आपके फोन में वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का फीचर, जो एक AI का एग्जांपल है। जैसे फेसबुक फोटो अपलोड करते वक्त फेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है, या आपको कहीं जाना हो तो गूगल मैप AI का यूज करके आपके लिए शॉर्टेस्ट वे ढूंढ लेता है। AI अभी भी डेवलपमेंट में है और इसका इस्तेमाल एक्सट्रीमली रूप से बढ़ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने ब्रदर्स से, सिस्टर से या फ्रेंड से, जिनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकती है। चलिए लेट्स मूव फर्दर।
ये वीडियो मैं आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा। इसके अंदर थोड़ा हिस्ट्री हमने लिया है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ आईटी। बट बिफोर गोइंग थ्रू वी विल स्टार्ट द टॉपिक वेयर वी हैव लेफ्ट यस्टरडे। हमने कल जहां छोड़ा था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और कल जब मैंने आपको छोड़ा था तो वहां हम बात कर रहे थे आपकी लैंग्वेज की, और लैंग्वेज के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3 लैंग्वेज थी, जिसमें एक मशीन लैंग्वेज थी, एक आपकी हाई लेवल लैंग्वेज थी और एक आपकी असेंबली लैंग्वेज थी। और उस लैंग्वेज के अंदर हम पढ़ चुके थे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, सिर्फ मशीन लेवल पे ही काम करता है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। उसके बाद हमने असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था और फिर हमने हाई लेवल के बारे में पढ़ा था। अब मैं थोड़ा सा क्विक व्यू आपको बोल देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। वो बता रहा हूं मैं आपको, जो आपकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस इन्वेंट हुई है, जो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज आई है, कौन सी लैंग्वेज किस ईयर में आई है, उसके बारे में आप लिख लीजिएगा एक बार, इफ यू वांट टू राइट डाउन। यदि आप लिखना चाहते हैं तो प्लीज इसको लिख लीजिएगा। सबसे पहले हमारी लैंग्वेज आई थी 1883 में। 1883 लैंग्वेज थी जो हमारी, वो थी एल्गोरिथम फॉर एनालिटिकल इंजन। और यहां पे इस लैंग्वेज के साथ मैं कुछ और जोड़ना चाहूंगा। आपने नाम सुना होगा कि चार्ल्स बाबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। अब चार्ल्स बाबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्यों कहते हैं? चार्ल्स बाबेज ने 1822 के अंदर इन 1822 में एक मशीन बनाई, जिस मशीन का नाम था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन। और उसके बाद ये मशीन के ऊपर काम हुआ और कुछ दिनों के बाद चार्ल्स बाबेज को लगा कि इस मशीन में कुछ हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और फिर 1833 में उन्होंने इसी मशीन को इंप्रूव किया और इंप्रूव करने के बाद एक दूसरी मशीन बनाई जिसका नाम दिया एनालिटिकल इंजन। यानी कि यहां पे ये 2 मशीन थी, एक डिफरेंस इंजन और एक एनालिटिकल इंजन, जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर का फाउंडेशन जिन्होंने आपका ले डाउन किया। जो नई जनरेशन है, वो नई जनरेशन जो कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं, इन कंप्यूटर का जो आपका पत्थर था, जो नींव जो रखी गई थी हमारे आधुनिक कंप्यूटर की, वो इन दोनों मशीनों से रखी गई थी। वो मशीन कौन कौन सी थी? वो 2 मशीन आपकी आ गई, एक तो एनालिटिकल इंजन और एक थी आपकी डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन 1822 में बनी, एनालिटिकल इंजन 1833 में। और इन दोनों को बनाने का जो श्रेय है वो जाता है चार्ल्स बाबेज को। इसी वजह से चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाने लगा। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि 1883 में पहली लैंग्वेज आई थी, और इस लैंग्वेज को जो बनाने का श्रेय है वो जाता है आपका लेडी एडा। जो अभी आपकी जो क्लिप थी, उस क्लिप में भी मैंने दिखाया है कि लेडी एडा, दिस इज द फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। हमारे विश्व की सबसे पहली जो प्रोग्रामर थी वो हमारी लेडी एडा थी। और यदि हम दूसरे शब्दों में कहें
कि चार्ल्स बाबेज यदि हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर है, तो जो लेडी ऑगस्टा एडा, पूरा नाम था इनका लेडी ऑगस्टा एडा, दिस इज आल्सो नोन एज द मदर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि हमारे कंप्यूटर की जो मदर है वो माना गया था लेडी ऑगस्टा एडा को। क्यों माना गया? क्योंकि जो ये मशीन बनाई थी चार्ल्स बाबेज ने, उन्होंने सिर्फ मशीन बनाई लेकिन लोगों को बताया नहीं हाउ वी कैन ऑपरेट दिस मशीन, इन मशीन को चलाएंगे कैसे, ये जो है आपका ये बताया गया फिर आपका लेडी ऑगस्टा एडा के द्वारा। इस वजह से इसको आपका मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो हम आगे चले तो हमारी लैंग्वेज जो आई थी वो थी 1949 के अंदर, 1949 में, जिसका जो थी हमारी असेंबली लैंग्वेज। कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है, हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। अब उसके अंदर जो लैंग्वेज आपकी आई, मैडम आज भी क्लियर नहीं है क्या? मेरे पास से तो क्लियर है मैम, बिल्कुल। चलो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। लेकिन इसी वीडियो स्क्रीन में मेरे पास तो बिल्कुल सही आ रहा है। अब देखिए मेरे पास स्क्रीन बिल्कुल और बिल्कुल क्लियर है। हो सकता है आपके पास जो स्पीड ऑफ इंटरनेट है वो अच्छी ना हो, क्योंकि मैंने आज जो लिखा डाला है वो 1020 पिक्सल पे डाला है, 1020 पिक्सल पे। चलिए मैम, इसके बाद आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, इसके बाद मैं इनके वीडियो रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाल दूंगा और वो चैनल आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपको कभी भी जब भी आपको जरूरत हो आप इनको रीड आउट कर सकें, आप उनको पढ़ सकें, देख सकें। इसके लिए मैं कल या परसों में कोशिश करूंगा कि हमारी क्लासेस खत्म होने के बाद मैं इसको रिकॉर्ड करूं अच्छी क्वालिटी में और वीडियो चैनल के द्वारा फिर आपको मैं वो दे दूं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। अब क्या है कि 1949 के अंदर हमारी लैंग्वेज आई, उसका नाम था आपका असेंबली लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज हमारी जो यूज हुई थी, एक कंप्यूटर आया हमारा जिसका नाम था एडसैक, EDSAC, एडसैक। एडसैक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडसैक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज और ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि आपका 1949 में आया था। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो लैंग्वेज आई वो थी 1952 में, और 1952 के अंदर जो लैंग्वेज आई उसका नाम था हमारा ऑटो कोड। ऑटो कोड। अब हमारी जो लैंग्वेज है, जो आपकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है और पेपर में आ जाती है कई बार, उसमें हमारी लैंग्वेज जो स्टार्ट हुई वो थी 1957, 1957 में हमारी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई जिसका नाम है फोर्ट्रान। आपके इस पेपर में भी है, वो आया हुआ पेपर के अंदर भी आपका। तो वो लैंग्वेज थी हमारी फोर्ट्रान। फोर स्टैंड फॉर फॉर्मूला और ट्रान स्टैंड फॉर ट्रांसलेशन।
ट्रांसलेशन के नाम से आपका जाना गया, फोरट्रेन, जो कि हमारी 1949 में आई थी। आफ्टर दैट हमारे यहाँ पे जो लैंग्वेज थी वो आई 1958 में, और 1958 में जो लैंग्वेज आपकी अडॉप्ट की गई वो थी एल्गोल, ALGOL, एल्गोल। और इसी एल्गोल के ऊपर फिर हमारी लैंग्वेज नई बनी C++, पास्कल जो है वो इसी का हमारा इंप्रूव्ड वर्जन है, इसी का हमारा बदला हुआ रूप है। और जो ये एल्गोल है, एल्गोल का मतलब है एल्गो, मैथमेटिक्स में आप यूज करते होंगे एल्गोरिथम, तो एल्गो स्टैंड फॉर एल्गोरिथम, एल स्टैंड फॉर लैंग्वेज, एल्गोरिथम लैंग्वेज। इसके बाद 1959 में ही इन द सेम ईयर यहां पे जो लैंग्वेज एक और आई और उसका नाम था लिस्प, लिस्प LISP, लिस्प स्टैंड फॉर लिस्ट प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोसेसिंग। इसके बाद हम जाएंगे 1964, 1964, और 1964 में आपकी जो लैंग्वेज आई वो थी बेसिक, BASIC, बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर्स ऑफ ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कल भी मैंने आपको बताया था बेसिक के बारे में। बिगिनर्स ऑफ ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसके बाद 1970 जहां पे आपकी लैंग्वेज आई पास्कल, पास्कल PASCAL। पास्कल का जो नाम है, एक हमारे मैथमेटिशियन हुए हैं ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल के नाम पे जो है इसका नाम आपका पास्कल लैंग्वेज रखा गया था। अब यहीं पे थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि हमने पढ़ा था कि जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर आर यूज्ड इन 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो हमारी चौथी जनरेशन थी कंप्यूटर की, चौथी जनरेशन में हमने प्रोसेसर को यूज किया था। और प्रोसेसर हमारा फर्स्ट जो आपका प्रोसेसर था, फर्स्ट प्रोसेसर आपका बनाया गया था 1969 में, 1969 के अंदर पहला आपका माइक्रो प्रोसेसर आया जिसको इंटेल कंपनी ने बनाया था। इंटेल, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन्ड बाय इंटेल कॉरपोरेशन, which was named as 4004, जिसका नाम दिया गया था 4004। यानी कि हम स्टार्टिंग में अबाउट 1985 तक जो हमारे प्रोसेसर बने हैं उनके जो नाम है वो मोस्टली हमारे न्यूमेरिकल आए हैं। जैसे यहाँ पे 4004 न्यूमेरिकल। अब 4004 में आप ये जो 4 है इस 4 को कॉमन कर लीजिएगा। अब 4 का मतलब है द प्रोसेसर कैन प्रोसेस 4 बिट ऑफ डाटा एट ए टाइम। यानी कि ये जो प्रोसेसर था ये हमारा एक टाइम में 4 बिट डाटा को प्रोसेस कर सकता था। इस वजह से इसका जो नाम है वो 4004 आपका रखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी लैंग्वेज है वो हमारी 1972 में 2 लैंग्वेज आई। 1972
दो लैंग्वेज आपकी इंट्रोड्यूस हुई, एक तो थी आपकी सी लैंग्वेज और एक थी हमारी स्मॉल टैप। ये दो लैंग्वेज आपकी 1972 में आई। सी हमारी वो लैंग्वेज थी जिसने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बनाया गया, यानी कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर का, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने का जो श्रेय है वो हमारा सी लैंग्वेज को जाता है। सी लैंग्वेज के अंदर पहला हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो बनाया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बनाया गया था, जिसको आप विंडो बोलते हैं। इसके बाद 1972 में ही आपने सुना हुआ है कि SQL मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इसके बाद आपका 1982 आप चलिएगा, 1982 में फिर हमारे पास C++ लैंग्वेज आ गई। और इसके साथ साथ हमारी जो लैंग्वेज आई थी वो आई थी ऑब्जेक्टिव सी, यानी कि जो हमारी सी लैंग्वेज थी इसके अंदर हमारा एक फीचर था OOP, OOP मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अपनी इस सी लैंग्वेज के अंदर एक फीचर आपका ऐड किया गया था OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसी वजह से इस सी का जो नाम था, क्योंकि इसमें नया फीचर ऐड हुआ था, एक इंक्रीमेंट हुआ था, इस वजह से इसका नाम रख दिया गया था C++। और जो C++ लैंग्वेज है, दिस इज आल्सो स्मॉल चिल्ड्रन ऑफ सी, स्मॉल सिस्टर ऑफ सी, यानी कि जो हमारा C++ है, C++ को सी लैंग्वेज की छोटी बहन भी कहा जाता है। इसके बाद हमारी 1987 में लैंग्वेज आई पर्ल। और सो मैनी लैंग्वेजेस वी हैव राइट नाउ। इस टाइम हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है आपकी है, वो हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। लेकिन वो डिस्कस करने से पहले हम अब थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं। कल हम क्वेश्चन नंबर जो चला हुआ था वो हम थे 42 के ऊपर, और 42 में हमारा जो क्वेश्चन है वो था ए पायोनियर ऑर्गेनाइजेशन इन पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री। जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर है, मीन्स हमने जैसे पढ़ा कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा कि जो कंप्यूटर थे वो साइज में बहुत बड़े थे, और उन बड़े साइज होने की वजह से उन कंप्यूटर का जो ट्रांसपोर्टेशन था वो इजी नहीं था। इजी न होने की वजह से जो हमारा पब्लिक यूज था उन कंप्यूटरों का नहीं होता था। सेकेंड जनरेशन में भी कंप्यूटर का साइज बड़ा ही था, वो कुछ छोटा हो गया था, लेकिन इतना छोटा नहीं हुआ था कि उनको हम इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके। थर्ड जनरेशन में जाके थोड़ा सा कंप्यूटर, जब हमारा आईसी आ गया, तो आईसी आने के बाद कंप्यूटर का जो साइज है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया। और यदि हम एक पब्लिकली या ओपन रूप से देखें तो फोर्थ जनरेशन हमारी जो कंप्यूटर की थी वो थी जिसमें हमारे सबसे पहले जो पर्सनल कंप्यूटर है वो आपके इतने ओपनली यूज होने लगे। और उसके अंदर सबसे पहले जो पर्सनल कंप्यूटर बनाने का जो एक्सपीरियंस था वो हमारी जो IBM है, IBM स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, IBM मीन्स इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये हमारी वो कंपनी थी जिसने आपका काफी काम किया है पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में। इसके बाद हमारी एप्पल जो आपकी फॉरेन कंपनी है, कॉम्पैक है, इन्फोसिस है। इन्फोसिस और कॉम्पैक इंडिया के अंदर काफी अच्छा काम कर रही है। TCL जो है वो हमारी लीडिंग कंपनी है इंडिया की। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात लेके चलते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है हमारा, भाई हमारा जो इंडिया है, इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा है? 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो सकते हैं यदि हमारा पूछा जाता है फर्स्ट कंप्यूटर के बारे में, ओनली फर्स्ट कंप्यूटर।
तो आप देख सकते हो कि जो सिद्धार्थ है वो हमारा पहला कंप्यूटर है। लेकिन यदि बात आती है पहला सुपर कंप्यूटर, पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो आपका है पर्ल। दिस इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया विच इज इन्वेंटेड इन 1982। 1982 में इस कंप्यूटर का हमारा इन्वेंशन हुआ था और इस इन्वेंशन के पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छी कहानी है। यदि आपने कभी पढ़ी है तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि 1980 से पहले जो इंडिया है वो जो कंप्यूटर का यूज़ करता था वो करता था सिर्फ और सिर्फ फोरकास्टिंग के लिए। जो हमारी भविष्यवाणी है, जैसे मौसम की आपकी भविष्यवाणी है, उसके लिए हमारे कंप्यूटर का यूज़ करता था। और वो जो कंप्यूटर था सुपर कंप्यूटर उसके लिए यूज़ होता था फोरकास्टिंग के लिए। और वो जो कंप्यूटर है वो इंडिया ने बोरो किया हुआ था, इंडिया ने लिया हुआ था यूएसए से, अमेरिका से। जब इंडिया का जो कंप्यूटर था उस कंप्यूटर का नाम था, सॉरी, जो यूएसए का जो कंप्यूटर था जो इंडिया ने बोरो किया हुआ था उसका नाम था क्रे, CRAY, क्रे। इस कंप्यूटर को यूज करता था। लेकिन 1980 में इंडिया ने डिमांड किया यूएसए से कि भाई हमें आप एक कंप्यूटर और दे दो ताकि हम अपनी जो फोरकास्टिंग है या जो अदर हमारी जो चीज़ें हैं उनको हम थोड़ा इम्प्रूव कर सकें। बट यूएसए ने मना कर दिया कि हम आपको और कंप्यूटर नहीं दे सकते, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि इंडिया आगे बढ़े। तो फिर इंडियंस जो मैथमेटिशियन थे, जो हमारा आईटी डिपार्टमेंट था हैदराबाद का और बेंगलोर का, उन्होंने अपना सुपर कंप्यूटर बनाना शुरू किया और उन्होंने 1982 में सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो आपका बनाया जिसका नाम था पर्ल। यदि आपसे पूछा जाए कि इंडिया का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, प्लीज टेल मी, अपना आंसर प्लीज डालिए। फर्स्ट कंप्यूटर यदि मैडम बात करोगे तो सिद्धार्थ है, यदि पहला सुपर कंप्यूटर बात करोगे तो परम है। अब तीसरा कंप्यूटर यहां से आपसे पूछ रहा हूं कि इंडिया का सबसे लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा, नहीं तो फिर बाद में हम बताएंगे। और कब हमारा वो कंप्यूटर आया था ये भी हम आपसे पूछेंगे, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। पहला लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का कौन सा है और वर्ल्ड का कौन सा है, सिर्फ आपकी जीके के लिए पूछ रहा हूं, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू मेन मेमोरी। कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था और कल क्वेश्चन आपको बता रहे थे मेमोरी के बारे में, तो आपको बताई थी कि जो मेमोरी होती है वो बेसिकली दो तरह की होती है, एक हमारी प्राइमरी मेमोरी और एक हमारी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती है जो टेम्परेरी होती है, यानी कि जिसके अंदर डाटा हम सिर्फ कुछ समय के लिए रख सकते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती है जिसमें डाटा परमानेंट स्टोर होता है। यानी कि जब हम किसी भी फाइल को स्टोर करेंगे, सेव करते हैं, तो सेव करते ही हमारी फाइल सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है। सेकेंडरी मेमोरी हमारी इसीलिए परमानेंट मेमोरी कहलाती है। अब यहां पे क्वेश्चन हमारा क्या है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी जो है, जो प्राइमरी मेमोरी है, उसको हम मेन मेमोरी भी कह सकते हैं, आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। एक कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसी से कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। एक आता है आपका कैश मेमोरी, CACHEMEMORY, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी जब हमारी प्रोसेसिंग होती है डाटा की, तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एग्जांपल में थोड़ा सा डीप में लेके जाऊंगा कि जब हमारा डाटा प्रोसेस होता है तो हमारे इनपुट की स्पीड और आउटपुट की जो स्पीड होती है वो दोनों मैच नहीं कर पाती।
यानी कि कभी तो हमारी इनपुट की स्पीड ज़्यादा होगी या कभी हमारी आउटपुट की, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि जो प्रोसेसर हमारा होता है उस प्रोसेसर की स्पीड ज़्यादा होती है और इनपुट की स्पीड हमारी कम होती है। जब हमारी इनपुट की स्पीड कम है और प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा है तो प्रोसेसर उस काम को करके बैठ जाता है आराम से। उस सिचुएशन को बोलते हैं हम आइडलनेस ऑफ सीपीयू, यानी कि जो सीपीयू है उसका हम प्रॉपर यूज नहीं कर पाते। यस प्रिया जी, थैंक यू। 2018 में प्रत्यूष हमारा था, मे बी नहीं, दैट इज कंफर्म, क्लैप फॉर यू। प्रत्यूष और एक था मिहिर, दो हमारे सुपर कंप्यूटर आए थे जिनका जो इनॉग्रेशन है, जो आपको देश को समर्पित किए थे, वो हमारे जो आज स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने 8 जनवरी 2018 को इंडिया को सौंपे थे। 2 सुपर कंप्यूटर, एक प्रत्यूष था और एक मिहिर था। इंडिया के पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो सुमिट है, SUMMIT, ये हमारा सुमिट जो है वो वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर है, लेटेस्ट जो हमारा है। और यदि मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा है तो कम ही, जो हमारा ये प्रत्यूष है, प्रत्यूष जब सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उस टाइम इसकी जो कॉस्ट थी, कीमत जो थी, वो मात्र 438.9 करोड़ थी। 438.9 करोड़ मात्र, ये हमारी कॉस्ट थी। चलिए अब यहाँ पे आपकी जो मेमोरी, कैश मेमोरी जो है, यानी कि जब हमारा इनपुट की स्पीड स्लो होती है और प्रोसेसिंग की स्पीड ज़्यादा होती है, तो उन चीज़ को इकट्ठा करने के लिए, उन दोनों की स्पीड को मैच करने के लिए बीच में हमारी एक मेमोरी यूज होती है, उस प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने के लिए, उसको बोलते हैं हम कैश मेमोरी। और कई बार हमारा क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है, 2 टर्म आपकी आती है, एक होता है स्पूलिंग, एक होता है बफरिंग। स्पूलिंग या स्पूल बोलते हैं इसको आप, और एक होता है बफर। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इनपुट की स्पीड कम है और प्रोसेसिंग स्पीड, अब इनपुट की स्पीड ज्यादा कम थी और प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा थी। कई बार क्या होता है, हमने डाटा को प्रोसेस कर लिया, उसके बाद उसका आउटपुट चाहिए है। मान लो कि हमारे पास एक फाइल है जिसके अंदर हमारी 8-10 फाइलें हैं और उन सभी का हमने प्रिंट लेना है। हम क्या करेंगे, एक प्रिंट कमांड दे देंगे, हमारा वो प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। बट हमारा प्रिंटर एक बार में तो सिर्फ एक ही फाइल का प्रिंट निकालेगा, बाकी जो हमारी कमांड दी हुई है वो एक लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगी, मेमोरी में एक जगह पे स्टोर हो जाएगी। जब हमारी जो प्रोसेसिंग होती है वो एक जगह पे जब स्टोर होती है, उसको बोलते हैं हम बफरिंग। बफर कर दिया है, यानी कि वहां पे हमारी वो वेट कर रही है प्रोसेस। उसके बाद धीरे धीरे 1 बाय 1 जो हमारा बफर था उसमें से वो डाटा निकलना शुरू हो जाता है, और जब डाटा वो बाहर निकलता है धीरे 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 धीरे, उसको बोलते हैं हम स्पूलिंग। यानी कि 2 टर्म आपकी आ गई, एक बफर और एक स्पूल, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन हमारा यहाँ पे था, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज द मोस्ट वाइडली। अब सबसे पहले मैंने कहा है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल क्या होता है, कल भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके 2 पार्ट हैं, एक रैम और एक रोम। रैम जो होता है, रैम हमारी वो मेमोरी है जिसके अंदर डाटा को रीड भी कर सकते हैं और डाटा को राइट भी कर सकते हैं, मीन्स चेंजिंग इसके अंदर आपका अलाउड है। और जहां पे चेंज हमारा अलाउड होता है उसको बोलते हैं हम वोलेटाइल इन नेचर। और जैसे रोम के बारे में बताया था, रोम हमारी वो मेमोरी है जिसमें हमारा चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ डाटा को हम रीड कर सकते हैं। जहां डाटा को रीड कर सकते हैं वो होती है नॉन वोलेटाइल। इसके बाद है सेकंड ऑप्शन जो दिया है वो है परमानेंट। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, वो हमारी मेमोरी होती है जिसके अंदर डाटा परमानेंट स्टोर हो सकता है। तीसरा जो ऑप्शन इसमें दिया है वो है कंट्रोल यूनिट। कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके 3 पार्ट होते हैं, एक ALU, एक CU, एक MU। अब CU हमारा CPU का पार्ट है, न कि आपका मेमोरी का। और चौथा जो आपका है वो है टेम्परेरी। भाई टेम्परेरी क्या होता है, टेम्परेरी हमारी वो मेमोरी होती है जिसके अंदर डाटा हम सिर्फ कुछ टाइम के लिए रख सकते हैं।
यदि हमारा वहाँ से पावर चला गया, या आप कह सकते हो भाई यदि आपके पास वो डाटा प्राइमरी मेमोरी में पड़ा था, आपने फाइल को सेव नहीं किया, जब तक आप फाइल को सेव नहीं करते तब तक डाटा हमारा प्राइमरी मेमोरी में रहेगा। जैसे ही आप डाटा को सेव कर देते हो वो डाटा हमारा प्राइमरी मेमोरी से हटके सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स। भाई जो हमारी चिप्स होती है, आप मोबाइल में भी स्टोरेज के रूप में यूज करते हो चिप को, आप अपना जो आईसी है उसको बनाने के लिए भी यूज करते हो। तो चिप क्या है हमारा, चिप हमारा एक प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है। जो हमारे साइंस के स्टूडेंट्स है वो अच्छी तरीके जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर है वो क्या होता है, और चिप का यूज हमेशा और हमेशा सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए यूज होता है आपका। अब यहाँ पे मेरे पास इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है इन्होंने एक कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या होती है, हमारे कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है और एक हमारा हार्ड डिस्क के जैसे या सीडी रोम है। बे हार्ड मदरबोर्ड से डाटा का प्रोसेस होने के बाद जब हम स्टोर करते हैं तो वो डाटा हमारा जाता है हार्ड डिस्क के अंदर। कई बार हमारे पास सीडी होती है, सीडी रोम के अंदर उस डाटा को रीड करने के लिए हम यूज करते हैं, और वहां किसे उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए हम सीपीयू के पास सेंड करते हैं। उन दोनों को बीच में, यानी कि आपकी जो सीडी रोम है और जो मदरबोर्ड है, यहां से यहां तक डाटा को कैरी करने के लिए, डाटा को ले जाने के लिए या डाटा को लेके आने के लिए जिस कैरियर को हम यूज करते हैं, जो हमारा कैरियर है, जो माध्यम है, उस माध्यम को हम बोलते हैं कंट्रोल बस। इसके बाद है कंट्रोल यूनिट। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है कि अपने कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशन होते हैं, यस मैडम रिम्पी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भाई डाटा हमारे पास जो स्टोर होता है, यानी कि आप स्टोर अलग चीज आ गई, थोड़ी सी हम इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करेंगे। आपने जब किसी डाटा को प्रोसेस होने के लिए दिया तो वहां से सपोज करो कि मेरे पास 5 जॉब आपने दे दिया, आपने कह दिया भाई डाटा का ये इसका एडिशन करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका डिवीजन करना है, इसका मोड करना है, अलग अलग 5 ऑपरेशन दे दिया आपने। सपोज करो कि मेरे पास 5 जॉब थी। अब 5 जॉब में से जो सीपीयू है वो तो एक को प्रोसेस करेगा, बाकी जो 4 हैं, 4 की 4 जो हमारी वो क्यू में खड़ी हो जाएगी और वो वेट करेगी जब तक उनको प्रोसेसर नहीं मिल जाएगा। अब जब वो जॉब हमारी प्रोसेस कर रही होती है, सॉरी वेट कर रही होती है, तो उसको बोलते हैं हम बफरिंग। और जब वो जैसे ही हमारा प्रोसेसर खाली होगा तो जो आगे वाली जॉब वेट करी थी वो अंदर आ जाएगी, फिर आगे वाली जॉब अंदर आएगी, फिर अंदर आएगी। जो 1 बाई 1 जब जॉब आ रही है वो स्पूलिंग है, और एट द टाइम ऑफ वेटिंग इट इज कॉल्ड बफरिंग। थैंक यू रिम्पी जी, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं आप। चलिए आगे हमारा था कंट्रोल यूनिट। अभी मैंने जस्ट आपको बताया भी कंट्रोल यूनिट क्या होता है। इसके बाद तीसरा हमारा है पैरिटी यूनिट। अब पैरिटी यूनिट हम आगे पढ़ेंगे, पैरिटी बिट हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम इसके तुरंत बाद आपको करवाएंगे थोड़ा सा नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स पोर्शन है, और मैथमेटिकल पोर्शन के लिए जरूरी है कि आप अपनी नोटबुक लेके बैठें, क्योंकि उसमें हमारी कुछ ऐसी टर्म्स आएगी जो आपको हंसने में भी मजबूर करेगी और आपको बड़ी काम आएगी, बहुत इजी है। अभी हम इसके बाद करेंगे। चलिए इसके बाद हमारा सेमीकंडक्टर, वो मैंने आपको बता दिया है कि जो चिप होती है, चिप के अंदर हमारा मोस्टली सेमीकंडक्टर जो है आपका यूज किया जाता है। चलिए आगे हमारा है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डायरेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। अब ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, अब यहां से थोड़ा सा आप लोग इजी होके बैठ जाइएगा, और अब हम शुरू कर रहे हैं। यहां पे कहा है कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हमारे यहां पे होते हैं मेजरमेंट यूनिट। मेजरमेंट यूनिट ऑफ डाटा। जैसे हमारा वेट होता है, वेट को मेजर करने के लिए हम ग्राम किलोग्राम यूज करते हैं, वैसे ही डाटा को मेजर करने के लिए भी हमारे पास यूनिट होती है, और उन यूनिट के बारे में ही मैं बात आपसे कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि हमारे पास जो यूनिट है
वन जो करैक्टर होता है। अब करैक्टर का मतलब यदि आप इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाओगे तो अलग है, बट मेरे कंप्यूटर के अंदर यदि आप बात करोगे, करैक्टर का मतलब होता है एक सिंगल बिट, एक सिंगल अल्फाबेट, एक सिंगल डिजिट, या हमारा कोई भी एक सिंबल। सपोज करो मैंने यहाँ पे ये डॉट लिख दिया, ये डॉट जो है ये मेरा एक करैक्टर है। समझ में आ गई? यानी कि हमारा जो एक सिंगल करैक्टर जो होता है, उस सिंगल करैक्टर को या सिंगल डिजिट को या एक सिंगल सिंबल को हम कह सकते हैं एक करैक्टर। और एक करैक्टर जो होता है वो हमारा 1 बिट के बराबर होता है। एक बिट होता है। 4 बिट को यदि हम मिक्स कर दें, 4 बिट का यदि ग्रुप हम बना दें, तो 4 बिट का जो ग्रुप होता है दैट इज नोन एज 1 निबल। एक निबल इसको बोलते हैं। अब यहां पे आप या तो ये बोल दीजिएगा कि 2 निबल, या आप बोल दीजिएगा 8 बिट, यानी कि 2 निबल या 8 बिट जो होता है उसका बनेगा एक बाइट। 2 निबल या 8 बिट का हमारा बनेगा एक बाइट। 2 की पावर 10 हमने 2 की पावर ही क्यों लिया हमने? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर सिर्फ 2 ही बिट है, एक 0 और एक 1। अब 2 की पावर 10 यदि आप लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1024, 1024। लेकिन मोस्टली हमने देखा है कि जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, तो वहां पे 1024 नहीं बल्कि मोस्ट प्रोबेबली 1000 लिखा होता है। बट एग्जैक्टली क्या होता है, ये 1024 होता है। 1024 बिट को यदि हम मिलाएंगे, बाइट को, सॉरी 1024 बाइट का हमारा 1 किलोबाइट होगा, केबी आप बोलते हैं। अब यहां पे भी एक छोटी सी टर्म आपको बताता हूं। कई बार आप देखते हो कि हमारा जो क्वेश्चन आया है उसमें वो कई बार तो बी यूज कर देते हैं स्मॉल लेटर में, और कई बार वो यूज करते हैं कैपिटल बी में। अब स्मॉल बी और कैपिटल बी का डिफरेंस क्या है कि यदि स्मॉल बी वहां पे लिखा हुआ है तो उसका मतलब है बिट, और यदि कैपिटल बी वहां पे लिखा हुआ है तो उसका मतलब है बाइट। ध्यान दीजिएगा, देखिए बिट और बाइट 2 चीजें हमारी यहां पे आपकी होगी। इसके बाद यदि हम थोड़ा सा और आगे मूव करें तो आगे आप ऐसे चलते रहिए कि 1024 किलोबाइट या 2 की पावर 10 किलोबाइट का हमारा बनेगा 1 मेगाबाइट, 1 MB जिसको आप बोलते हो। उसके बाद 2 की पावर 10 MB जो होता है उसका होता है आपका 1 गीगाबाइट GB। अब क्वेश्चन हमारा यहां पे आ गया कि मान लो वो कह देता है कि आपका 1 GB के अंदर कितनी बाइट होगी, तो वो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है कि जब हमारे पास इस तरह से होता है तो जो पावर होती है वो जुड़ जाती है। हमने लिया है 2 की पावर 10। अब 2 की पावर 10 का मतलब है यानी कि 1 गीगाबाइट के लिए हमारे पास क्या हुआ, किलोबाइट आपकी मेगाबाइट, यानी कि 10 और 10 20। तो यहाँ पे यदि 2 की पावर 20 आपका आ जाता है तो वो आप ले सकते हो। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को पजल नहीं होना है, आराम से करना है। ये हमारी मेजरमेंट यूनिट है। अब यदि आप कहो, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, यदि आप कहो कि हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे लेक्चर को, फिर मैं नंबर सिस्टम शुरू करता हूं। नहीं तो नंबर सिस्टम फिर मैं कल करवाऊंगा, क्योंकि वो कंसेप्ट थोड़ा सा बड़ा है। प्लीज एक बार कमेंट में डाल दीजिएगा अपना, क्या हम समय को एक्सटेंड कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो प्लीज अपने हाथ रेज कीजिएगा, यानी कि अपने कमेंट बॉक्स में आपका जो यस है वो लिख दीजिएगा, या जो भी आपने कैप्शन देना है यू कैन डू। टिल देन वी विल स्टार्ट ए है। तो यहाँ पे हमारा था यानी कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे जो मैंने आपको यूनिट बताई है उसमें क्या है, उसमें आपका
जैसे मैंने आपको बताया कि 8 बिट जो होती है, 8 बिट का 1 बाइट होता है। तो यहां पे आप एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि जो हमारी 2 बाइट होती है या आप 16 जो बिट होती है, 16 बिट जो होती है दैट इज कॉल्ड ए वर्ड। 16 बिट जो होती है, 16 बिट जो होगी उसको हम बोलते हैं एक वर्ड। चलिए अब हम हमारा जो है उसको हम लेके चलते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स कंसेप्ट है तो मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके जाऊंगा। हाँ जी, यहां पे मैं अभी अब करवा रहा हूं आपको नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम क्या है? अपने कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर है या डाटा को रिप्रेजेंट करने की जो यूनिट होती है वो होता है हमारा नंबर सिस्टम। यानी कि डाटा को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम हमारा बेसिकली 2 तरह का होता है। एक तो होता है आपका पोजिशनल नंबर सिस्टम, और एक होता है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल और नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम नाम से स्पष्ट है भाई, हमारा वो पोजीशन नंबर है, वो नंबर सिस्टम है जिसके अंदर हम हर डिजिट को उसकी पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं मैथ में कि भाई मेरे पास एक नंबर है 457। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 400 है, एक 50 है, 5 या 550 है, 510 है, सॉरी 510 है, और एक मेरे पास 7 है, यानी कि आपकी इकाई, ढाई, सैकड़ा। तो हम हर डिजिट को उसका अंक दे सकते हैं, उसकी पोजीशन दे सकते हैं। जहां हम नंबर को उसकी पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं, सच टाइप ऑफ नंबर सिस्टम इज नोन एज पोजिशनल नंबर सिस्टम। और जो हम मैथमेटिक्स यूज करते हैं, हम जो नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं आपका पोजिशनल नंबर सिस्टम। दूसरा है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। अब आप कहोगे सर ऐसा तो कोई नंबर सिस्टम है ही नहीं कि भाई जिसके अंदर हम पोजीशन ना दे सके। यस, अब हमारे पास ऐसा ही नंबर सिस्टम हम लेके आएंगे भाई जिसके अंदर हम पोजीशन नहीं दे सकते। हो सकता है मैं इसमें गलत हूं, आप मेरे को थोड़ा ठीक कर दीजिएगा। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में हम यूज करते हैं मोस्टली रोमन जो नंबर होते हैं। रोमन नंबर सिस्टम जो होता है उस नंबर सिस्टम को हम कैटेगराइज करते हैं अंडर नॉन पोजिशनल, क्योंकि उसके अंदर हमारे किसी नंबर के लिए कोई पोजीशन नहीं होती। भाई हमें पता है भाई जैसे मैथ में हमारा होता है भाई जो दहाई की संख्या होती है, दहाई की जो संख्या होगी उसमें 2 डिजिट होगी, हम जानते हैं सभी। लेकिन रोमन के अंदर हमारा कोई ऐसा नियम नहीं है। हमारे वहां पे यदि 100 के लिए C है तो वहीं हमारे पास 18 के लिए ये देखो कितनी डिजिट होगी। मीन्स कोई हमारा विशेष नियम यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे है कि यदि हमें लिखना पड़ जाए 0 रोमन के अंदर तो कैसे लिखोगे? दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। प्रोबेबली मैं जो समझता हूं कि वो भी आपका इजी नहीं है। चलिए हम छोड़ते हैं। हम जो डील करेंगे आज वो करेंगे आपका पोजिशनल नंबर सिस्टम। और जो पोजिशनल नंबर सिस्टम है वो 4 टाइप का है। उसमें एक तो होता है आपका डेसिमल नंबर, और डेसिमल नंबर सिस्टम ये हमारा वही नंबर सिस्टम है जो आप अपने मैथमेटिक्स में यूज करते हो। दूसरा आपने सुना होगा और कल हमने डिस्कस किया था
वो था आपका बाइनरी नंबर। तीसरा आपका है ऑक्टल नंबर, और चौथा जो आपका है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यानी कि जो पोजिशनल नंबर सिस्टम आपका है वो 4 प्रकार का होता है। पहला डेसिमल, दूसरा बाइनरी, तीसरा ऑक्टल और चौथा हेक्साडेसिमल। क्वेश्चन क्या आता है आपके पेपर में? क्वेश्चन आप पूछ लेते हैं कि भाई आइडेंटिफाई द नंबर सिस्टम। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आप इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, आपका कन्वर्जन पूछ लेते हैं कई बार। चलिए पहले हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो नंबर सिस्टम है इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपका यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग डालिएगा कि जी 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 बदलिंग है, तो थोड़ा सा हम अभी कर देते हैं ठीक इसको। हाँ जी मैडम, देखिए कैसा है, अब कुछ ठीक हुआ? सबसे पहले नंबर सिस्टम डेसिमल में बता रहा हूं आपको। ये बताइएगा कि जो आपका मैथमेटिक्स है उस मैथमेटिक्स में टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, टोटल संख्याएं कितनी हैं, प्लीज। इसके बाद मैं बात करूंगा आपका बाइनरी नंबर की। इसके बाद मैं बात करूंगा ऑक्टल नंबर की, आपका हेक्साडेसिमल की। प्लीज पुट योर रिमार्क्स इन द कमेंट बॉक्स। यस, वेरी गुड। 10 मैथमेटिक्स में हम कितनी संख्या यूज करते हैं? 10 संख्या यूज करते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस 10 होगा, जिसका बेस इनके ए सच टाइप ऑफ नंबर विच हैव द बेस 10, जिसका बेस 10 होगा वो नंबर सिस्टम मेरा कौन सा होगा? डेसिमल होगा। और उस नंबर सिस्टम की जो लार्जेस्ट डिजिट जो होगी वो उसके बेस से एक कम होगी। अब बेस 10 है तो इसकी जो लार्जेस्ट डिजिट जो होगी वो होगी हमारी 9, यानी कि इसके अंदर हमारा 9 तक की कोई भी संख्या आपकी यूज हो सकती है। इसके बाद दूसरा है मेरा बाइनरी नंबर। हम पढ़ते आए हैं, 2 दिन हो गए हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम हमारा वो नंबर सिस्टम होता है जिसके अंदर 2 डिजिट होती है सिर्फ। कल मैंने आपको बताया था। अब 2 डिजिट होती है, इसलिए बाइनरी नंबर का जो बेस है हमेशा क्या होगा? 2 होगा। और इसकी जो लार्जेस्ट डिजिट है वो होगी इसके बेस से, यानी कि 0 से 0 और 1। इसके बाद है ऑक्टल नंबर। जो ऑक्टल नंबर होता है इसके अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट है वो होती है 8, तो इसका जो बेस है वो होगा 8। और इसकी जो लार्जेस्ट डिजिट है वो होगी 0 से 7 तक। इसके बाद है हेक्साडेसिमल। और हेक्साडेसिमल के अंदर जो नंबर ऑफ बिट आपकी यूज होती है वो होती है 16, इसलिए इसका बेस होता है 16। और जो लार्जेस्ट डिजिट इसकी होगी, मैंने बताया आपको कि इसके बेस से एक कम, यानी कि इसकी होगी 0 से 15। लेकिन यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। छोटी सी क्या आती है? हमने पढ़ा है कि जो हमारी डिजिट होती है, चाहे मैथमेटिक्स में जैसे हमने पढ़ा 0 से 9 पढ़ा, जब 0 से 9 पढ़ा है तो हमने देखा कि वहां पे हमारा सिर्फ एक डिजिट यूज हुआ है। जब हमने बाइनरी नंबर को पढ़ा
वहां भी देखा कि हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट आई है जो सिर्फ इकाई में है, सॉरी। उसके बाद ऑक्टल हमने देखा तो ऑक्टल के अंदर भी हमारी एक ही डिजिट आई है, लेकिन जब हम हेक्साडेसिमल में गए तो वहां पे आपके सामने 16 डिजिट आ गई। और 16 का मतलब है कि जब हम 10, 11, 12, 13, 14 और 15 को लेके जाएंगे तो हमारी डिजिट एक की बजाय 2 हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल में जो हमारा 10 होता है, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। 10 को कैपिटल ए से, 11 को कैपिटल बी से, सी, डी, ई, एफ, इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब रिम्पी जी वेरी गुड, लगता है आपने कंप्यूटर पहले पढ़ा हुआ है, आप कंप्यूटर स्टूडेंट रहे हैं शायद। चलिए वेरी गुड, कोई तो मिला। अब यहां पे ये हमारा आ गया नंबर सिस्टम। अब क्वेश्चन क्या आता है आपका कि कोई भी डेसिमल नंबर है, सपोज करो कि आपसे पूछ लिया कि आपका 14 है, डेसिमल है, इसकी बाइनरी वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द बाइनरी वैल्यू फॉर 14। एक तो ये है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता पेपर के अंदर सोल्व करने के लिए। मैं आपको पहले एक सिस्टम बता देता हूं आप कैसे इस चीज को कर सकते हैं। देखिए यहां पे मेरे पास एक तो तरीका ये है कि शॉर्ट मेथड यदि बताऊं मैं आपको, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। सपोज करो कि मेरे पास जो नंबर सिस्टम है वो 4 बिट में है। 4 बिट का मतलब है 4 डिजिट हमारी है। अब 4 डिजिट यदि मेरी है तो 0 का जो मेरा होगा वो रहेगा ये, इसके बाद 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, यानी कि 1, 10, 11, ये 3, 1, 10, 11। इसके बाद क्या करो, इनको न्यूमन उठा लो। अब यहाँ पे 0, 0, 1, 10, 11 होगी। यहाँ पे 100, फिर 101, फिर 110, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, ये हमारी बाइनरी वैल्यूज होती है। मैडम आपके पास जो क्वालिटी है वो देख लीजिएगा, आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो शायद डाउन हो रखी है, प्लीज बी चेक। योगिता जी स्मॉल ए स्मॉल बी नहीं है, कैपिटल ए कैपिटल बी होगा। ये 10 का कैपिटल ए, 11 का कैपिटल बी, नॉट स्मॉल, ध्यान रखें। जो हमारा 10, 11, 12, 13, 14, 15 है, दे आर रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल बी, नॉट स्मॉल बी। सुविता जी आपकी जो वीडियो है उसका चेक कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे वीडियो क्वालिटी 1020 पिक्सल पे रखी हुई है, प्लीज। हो सकता है आपके जो स्ट्रीमिंग है वो चलो हो। अब इसके बाद एक तरीका तो ये है कि आप इस चीज को याद कर लो। चलिए कोई बात नहीं, इसमें हो सकता है आपको ध्यान ना रहे, कोई गलती हो जाए, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इजी वे आपको बता देता हूं। इसको कैसे आप कैलकुलेट करोगे, कैसे आप निकालोगे। निकालने के लिए सिंपल तरीका आपके पास है। आपके पास जो भी नंबर सिस्टम आया है, सपोज करो कि मेरे पास जो नंबर सिस्टम है वो उन्होंने दिया है 14 और इसका मैंने बाइनरी नंबर निकालना है। तो आप देखिएगा कि किस नंबर में निकालना है, भाई बाइनरी नंबर निकालना है। और बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो बेस क्या होगा, 2। तो हम क्या करेंगे, जैसे आप एलसीएम निकालते हो वो अडॉप्ट कर लीजिएगा।
ऐसे होता है ना एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे जब हम इस चीज को कैलकुलेट करेंगे तो हम जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो दो चीजें हमारी आती है, एक कोसेंट आएगा और एक आपका रिमाइंडर आएगा, यानी कि एक भागफल आएगा एक शेषफल आएगा। जो आपका भागफल आएगा यानी कि एक आपका होगा भागफल और एक होगा शेष। जो शेष होगा उसको तो इस साइड में लिख लीजिएगा, जो भागफल होगा उसको यहां पे लिख दीजिएगा। अब और ये हमने तब तक करते रहना है जब तक हमारा भागफल इससे कम ना हो जाए। भागफल जो हमारा होगा जब तक इससे कम नहीं हो जाता तब तक हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। देखिए 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। अब 14 में से 14 गया 0, शेष आ गया मेरा 0। फिर आगे जाऊंगा 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1, शेष रह गया, यहां नहीं दिया। इसके बाद 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, शेष 1 रह गया। और फिर यदि यहां पे जो संख्या रहेगी वो भी आप यहां ले आइएगा, ये आप, और इसको आप नीचे से ऊपर लिख लीजिएगा, यानी कि 1 1 1 0। ये मेरा बाइनरी नंबर होगा, ये मेरा बाइनरी नंबर आ जाएगा। दिस इज द वे टू कैलकुलेट। ये आपका गणना करने का मेथड है कि हम किसी भी नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब मानिए कि मेरे पास यहां ये बोल देता है कि मेरे पास ये नंबर था और इसको मैंने कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। यदि ऑक्टल में आपने कन्वर्ट करना है तो फिर आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा 8 से 2 की बजाय, और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा। तो आप सभी के लिए कल का जो होमवर्क है यही है कि आप इन चीज को करके देखोगे कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द मैसेज और हाउ वी कैन कन्वर्ट द नंबर सिस्टम। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं, और इसमें जब कंटिन्यू करे थे तो यहां मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डायरेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, और यहाँ पे हमारा है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा क्या होता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। कल ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। स्टोरेज होती है डाटा को स्टोर करने के लिए, मेमोरी भी वही सेम है, प्रोग्राम हमारा हो गया, और बाइट हमारी मेजरमेंट यूनिट है। इसके बाद हमारा है कंप्यूटर कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। कल हमने पढ़ा था कि जो पहली जनरेशन कंप्यूटर की है उसमें हम क्या यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी के रूप में मैंने बताया था कल कि वैक्यूम ट्यूब या वाल्व जो है हम उसमें यूज कर सकते हैं, करते हैं, ये हमने पढ़ा था। ट्रांजिस्टर हमारा सेकंड जनरेशन में आया था, वैक्यूम ट्यूब हमारा फर्स्ट जनरेशन था, आईसी आपका थर्ड जनरेशन था। नन ऑफ द अबव का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। इसके बाद हमारा फोर्ट्रैन इज द एक्रोनिम का आज मैंने बता दिया आपको। फोर्ट्रैन हमारा क्या होता है, फोर्ट्रैन स्टैंड फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर। और इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चंस जो आपके अगले क्वेश्चन है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमने आज कवर कर लिए हैं, आज और कल हमने जो पढ़ा है इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व है। बाकी कल हम नेक्स्ट चलेंगे और अगला कंसेप्ट जो है वो पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, स्टे सेफ।